सो हम पहले ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब भी कोई चार्ज होता है वो अपने पूरे स्पेस में क्या क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है। तुम जानते हो जब भी कोई चार्ज या चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है वो पूरे स्पेस में फील्ड क्रिएट करता है। फील्ड का तुम एक्सप्रेशन जानते हो, वेक्टर E1। जैसे मान लो कोई चार्ज यहाँ पर है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर है Q2। तो अगर तुम इस पॉइंट को देखो स्पेस को, तो इस पॉइंट पे दो फील्ड बनेगा। एक फील्ड बनेगा किसकी वजह से, Q1 के वजह से, इसको बोलेंगे वेक्टर E1। और एक बनेगा किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसको बोलेंगे वेक्टर E2। तुम जानते हो ये कितना होगा, KQ1/R1 स्क्वायर, और ये क्या होगा KQ2/R2 स्क्वायर। इन दोनों का वेक्टर सम, इस दोनों का वेक्टर सम, यहाँ एक नेट फील्ड बनेगा, यहाँ एक नेट फील्ड बनेगा E, and that E is what, and that E is वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। सही है ना। तो ऐसे ऐसे हर पॉइंट पे बनेगा, स्पेस के हर पॉइंट पे बनेगा। तो हम इसको पिक्टोरियली दिखाना चाहते हैं, हम इस चीज को पिक्टोरियली दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ अगर पिक्चर बनाएंगे तो ऐसा एक डायग्राम बनाना चाहते हैं कि उस डायग्राम में हमको फील्ड की मैग्नीट्यूड और फील्ड की डायरेक्शन दोनों पता चल जाए। उस डायग्राम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देयर इमेजिनरी लाइंस, देयर इमेजिनरी लाइंस that represent the electric field present in a space, present in a space। एक ऐसा इमेजिनरी लाइंस होता है जो स्पेस में फील्ड बताता है। इसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, कंसेप्ट गिवन बाय माइकल फैराडे। इसका सबसे पहले इसका कंसेप्ट किसने दिया था, माइकल फैराडे। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। तो उसका ये कहना था कि हम जब फील्ड लाइन को कहीं दिखाते हैं, मान लो इस टाइप से दिखा रहा है, उसने मान लो उसका ये कहना था, मान लो हम किसी पॉइंट पे फील्ड लाइन इस तरह से दिखा रहे हैं, दीज आर फील्ड लाइंस, कहीं दिखाया गया है। तो यहां उसने दो चीजें बताई थी, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो पहला उसने क्या बताया था, हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि डायरेक्शन किसी पॉइंट पे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, दिस अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। किसी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, अलोंग द टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं यहां पर फील्ड निकालना, तो यहां हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दिस इज, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पर फील्ड की डायरेक्शन इस जगह में है और पॉइंट बी पर फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से। पॉइंट ए पर फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है और पॉइंट बी पर फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट एट बी है। तो डायरेक्शन कैसे पता चलता है, वो टेंजेंशियल होता है। बच गया मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ये इसका कहना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस ऑफ लाइंस, मीन्स रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस। दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट, पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पर यूनिट एरिया। एक रिंग में से कितना फील्ड लाइन पास, जैसे यहां देखो, यहां अगर हम एक इस तरह से देखें, यहां लाइंस क्लोजर है और यहां लाइंस क्या है, दूर दूर है। यहां लाइंस क्लोजर है और यहां लाइंस क्या है, दूर दूर है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि यहां फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो समझना, यहां हम एक स्केल बनाते हैं। क्या स्केल बनाते हैं, जैसे वेक्टर में स्केल बनाते थे कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन है। 1 सेंटीमीटर अगर 10 न्यूटन है डायग्राम में, तो 50 न्यूटन के लिए कितना, 5 सेंटीमीटर दिखाते थे। यहां हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम एक लाइन दिखा रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर हम एक लाइन दिखा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, मान लो फील्ड की मैग्नीट्यूड E0 है, तो इसी एरिया से
इसी एरिया से हम 3 लाइन दिखाएंगे, इसी एरिया से अगर हम 3 लाइन दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे? 3 नॉट। समझ गए? जितना ज्यादा लाइन क्लोज होंगे, जितना बंच क्लोज होगा उतना फील्ड स्ट्रांग होता है, जितना दूर दूर होगा उतना फील्ड वीक होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम स्पेस में फील्ड को दिखा सकते हैं, हालांकि फील्ड दिखता नहीं है, लेकिन हम स्पेस में दिखा सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखा सकते हैं। कोई डाउट यहां? लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला, दे आर इमेजिनरी लाइन्स, दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर निकल रहा है और तुम उसको पकड़ लोगे, जैसे झरने से पानी निकलता है उसको तुम बाल्टी में जमा कर लोगे, ऐसा नहीं कि चार्ज से फील्ड निकल रहा है तुम उसको जमा कर लोगे। they are imaginary lines, they are imaginary lines having no physical existence। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर निकल रहा था और तुमने उसको जमा कर लिया या उसको पकड़ लिया या उसको कैच कर लिया। ठीक है। दूसरी बात, दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पहले यहां बता दूं, सेकंड प्रॉपर्टी, इनको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे इनकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल फील्ड की, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो डायग्राम आपका मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए, नहीं तो उसको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों चीज बताना जरूरी है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल और मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन पर यूनिट नॉर्मल एरिया। बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूं, फील्ड लाइन को इस तरह से, किसी चीज का फील्ड लाइन अगर इस तरह से है, मान लेते हैं किसी चीज का फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से है, तो यहां पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तुम अगर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, तुम्हारा फील्ड कैसे पता चलेगा? तुम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पर फील्ड इतना होगा, और यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे फील्ड इतना होगा। क्योंकि यहां लाइंस बहुत क्लोज है, लाइंस बहुत क्लोज है, डेंस है, और यहां लाइंस दूर दूर है, तो हम कह सकते हैं इन मैग्नीट्यूड EA इज ग्रेटर देन EB। In magnitude, field at A is more than field at B. थर्ड पॉइंट, कभी भी किसी डायग्राम में अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गया वो इम्पॉसिबल है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गया तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट का डायरेक्शन पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पे किसी फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, याद रखना। बिकॉज अगर कोई फील्ड लाइन इस तरह से है और कोई फील्ड लाइन इस तरह से, और दोनों यहां पे जाके टकरा गया, इसका मतलब इस पॉइंट पर यहां दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट है। एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में है और एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में है। अगर ऐसा हो गया, अगर इंटरसेक्ट कर गया तो क्या होगा? एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट, दो डायरेक्शन हो जाएगा। बिकॉज क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज टू टेंजेंट्स एट ए पॉइंट इंप्लाइज टू डायरेक्शन एट ए पॉइंट। नॉट पॉसिबल।
तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे प्रीवियस ईयर जेई में और हर एक बुक में, जिसे पूछेगा इन चार में से कौन सा डायग्राम गलत है। तो पहला उसका याद रखना, वो डायग्राम गलत होगा जिसमें कहीं भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा। कहीं भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो डायग्राम गलत होगा, पक्का गलत होगा। ठीक है, इसको लिखो पहले। तुम जानते हो कि F इक्वल टू होता है QE। अगर किसी फील्ड में, अगर किसी फील्ड E में अगर हम किसी चार्ज Q को रख दें, अगर किसी एग्जिस्टिंग फील्ड में Q में हम किसी पॉजिटिव चार्ज Q को रख दें, उसके फोर्स लगता है QE। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फोर्स इज पैरेलल टू E? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स और E का डायरेक्शन सेम होगा। एग्रीड? इनफैक्ट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू E। जितना मैग्नीट्यूड फील्ड का उतने में उसी के प्रोपोर्शनल में मैग्नीट्यूड फोर्स का। जितना ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा फोर्स किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, और जो डायरेक्शन फील्ड का वही डायरेक्शन फोर्स का। तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकता हूं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकता हूं। सही है? क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकता हूं? सही है? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के केस में पढ़ेंगे जाके, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जब फोर्स लगाता है वो होता है Q इंटू V क्रॉस B। B क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। हम बाद में चल के पढ़ेंगे, ये बता देता हूं, क्योंकि तुमको लग रहा होगा ये क्यों सर ने लिखा है। ऑब्वियस है, मैग्नेटिक फील्ड B में, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड B में अगर कोई चार्ज Q V वेलोसिटी से चल रहा हो तो फोर्स इतना होता है। यानी कि सेम चार्ज पर वेलोसिटी को बदल देने से फोर्स बदल जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, वेलोसिटी क्रॉस B के डायरेक्शन में लगता है। समझो, अगर वेलोसिटी मान लो I कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड अगर J कैप में है, अगर वेलोसिटी I कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड J कैप में है, तो फोर्स K कैप में लगता है। यानी फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं होता है। इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था ये? अब दूसरी बात, अगर मैं किसी चार्ज को रेस्ट पे से छोड़ दूं या मैं किसी चार्ज को छोड़ दूं, तो क्या जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वही उसकी ट्रेजेक्टरी भी होगी। इज इफ ए चार्ज is moving in an electric field, its trajectory may or may not be same as field lines। सही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या मैं किसी चार्ज को अगर छोड़ देता हूं या थ्रो कर देता हूं या फेंक देता हूं या किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको चलने देता हूं, तो क्या जरूरी है कि उसकी ट्रेजेक्टरी, जो उसकी पाथ होगी, वही उसका फील्ड भी होगा? इमेजिन करो, एक फील्ड लाइन इस तरह से है, एक फील्ड लाइन इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, मान लेते हैं, हो सकता है मैंने यहां से एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा? इज इट ए पैराबोलिक पाथ?
समझ रहे हो? जैसे ग्रेविटी यहाँ पर हमारे आसपास जो ग्रेविटी है वो तो यूनिफॉर्म फोर्स है ना, इस मार्कर के ऊपर जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो क्या जरूरी है? तो फील्ड लाइन तो स्ट्रेट है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन पैरेलल लाइन से, स्ट्रेट लाइन से डाउनवर्ड, तो क्या जरूरी है कि इसकी पाथ डाउनवर्ड ही होगी? और मैं इसको ऐसे वेलोसिटी दे दूं कि ऐसे घूमेगा ना, घूमेगा जी? तो जरूरी नहीं है। इवन तुम रेस्ट पे से भी छोड़ोगे तो भी जरूरी नहीं। क्यों? मान लो कोई इस टाइप से, एक मान लो फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से ऐसे करके, और मैंने यहां से एक चार्ज को रेस्ट पे से छोड़ दिया, तो रेस्ट पे से छोड़ा तो स्टार्टिंग ये इस तरह एक्सेलरेट करेगा, और जैसे ये यहां से यहां पहुंचेगा, अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में। समझो, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी और फोर्स डिफरेंट चीज है। वेलोसिटी उसके पास्ट पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी उसके पास्ट पे डिपेंड करता है, फोर्स उसके उस लोकेशन पे, फील्ड पे डिपेंड करता है। तो ये जो एंगल होगा दोनों में क्या है, ना तो 0 डिग्री है ना तो 180 डिग्री है, तो वो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच में कहीं चलेगा। देखो, इसका दो कंपोनेंट होगा फोर्स का, एक जो इसको घुमाएगा और एक जो इसको चलाएगा, तो ये कुछ इस बीच में चलेगा। कहने का मतलब है, याद रखना। अच्छा, मैंने लिखा मे और मे नॉट बी। कब ऐसा होगा कि वो उसी पाथ पे जाएगा? एक तो तुम, अगर कोई फील्ड लाइन इस तरह से है, स्ट्रेट लाइन, अगर कोई फील्ड लाइन इस तरह से है, ई यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है? अगर यूनिफॉर्म फील्ड है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तुम यहां एक चार्ज को रेस्ट पे से छोड़ दो, तुम यहां से एक चार्ज को रेस्ट पे से छोड़ दो, तो क्या होगा? ये उसी पाथ पे चलेगा, फील्ड लाइन के अलॉन्ग ही चलेगा। एग्रीड? यस सर। अगर तुम इस पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दो u, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दो u, तो क्या होगा? तब भी ये इसी रास्ते पे, क्योंकि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, ये इसी रास्ते पे चलेगा, चलेगा ना? तो जरूरी नहीं है हर केस। तो इसीलिए बता रहा हूं, अगर मुझे मान लो मुझे पता करना है कि इस बोर्ड के ऊपर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो मैंने एक चालाकी दिखाया। क्या चालाकी दिखाया? मैंने क्या किया, ये चालाकी नहीं चलेगा, मुझे इस बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करनी है। इस बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैंने क्या किया, एक इंक लिया, उस इंक में एक चार्ज को डिप कर दिया, एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको इंक में भिंगो दिया और यहां छोड़ दिया। तो वो जहां जहां चलेगा फील्ड में, फील्ड के फोर्स में वो जहां जहां चलेगा एक मार्क छोड़ेगा पीछे, ठीक है ना? अगर मैं यहां पर एक चार्ज को किसी फील्ड में रेस्ट में से छोड़ दूंगा, तो जब वो चार्ज जो है मूव किया, जब वो चार्ज यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा फील्ड में, वो एक पीछे एक ट्रेस छोड़ेगा, इंक का एक ट्रेस छोड़ेगा। बट वो ट्रेस हमको फील्ड नहीं बताएगा, याद रखना, वो फील्ड नहीं बताएगा, ठीक है? तो याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ही ट्रेजेक्टरी पॉसिबल होता है। यूनिफॉर्म फोर्स में दो ही पाथ पॉसिबल है। कौन कौन सा? या तो स्ट्रेट लाइन, या तो पैराबोला, तीसरा कोई। अगर फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, अगर फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो अगर तुम इसको इसके डायरेक्शन में थ्रो करोगे या ऊपर थ्रो करोगे, एंटी पैरेलल, फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड के उल्टा, या रेस्ट पे से छोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बाकी कोई भी डायरेक्शन दोगे तो किस पे जाएगा? पैराबोला पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएगा, ठीक है? हाँ सर, बाकी कुछ टाइम के बाद तो मतलब वो फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? सर मतलब जैसे ये वाले केस में जब आपने परपेंडिकुलर उसको वेलोसिटी दी थी, हाँ वो वाले पाथ पे गया था, हाँ, फिर उसके बाद तो फिर वो फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा ना कुछ देर बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद। यस सर।
इनफाइनाइट टाइम बाद भी जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इसका मतलब तुम यहां से यहां तक के पाथ को नेगलेक्ट कर रहे हो, जहां स्ट्रेट हुआ तो वहां से ले रहे हो, यही ना? जी सर। तो इसका मतलब तुमने यही केस कर दिया ना, इसकी वेलोसिटी तुमने उस समय जब ये पाथ पे है तुमने इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी ना। जी सर। जी सर। वैसे भी स्ट्रेट लाइन ये स्पेशल केस ऑफ इलिप्स पैराबोला। स्ट्रेट लाइन सब कुछ का स्पेशल केस होता है। चलो इसको लिखो पहले। I've told you if two field lines intersect, that is impossible, not possible. Second, this field is impossible. Field lines, electrostatic field lines, never form a closed loop. कभी ऐसा नहीं हो सकता है तुम कुछ भी कर लो कि वो क्लोज लूप बना दें। दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। उनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंड पॉइंट भी होता है। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे होगा? या तो पॉजिटिव चार्ज पे और इंफिनिटी, और उसका एंड पॉइंट कहां होगा? या तो नेगेटिव चार्ज पे और इंफिनिटी। कोई भी फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, और अगर पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो वो इंफिनिटी पे जाके खत्म होता है। उस तरह से वो नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, और अगर स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं दिख रहा है तो वो इनफाइनाइट से आ रहा है। तो याद रखना स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है इसका। ये कभी क्लोज लूप नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता है? बिकॉज इफ इट फॉर्म्स ए क्लोज लूप, अगर कोई फील्ड लाइन मुझे इस टाइप से मिल जाए तो क्या होगा? अगर मुझे कोई फील्ड लाइन इस टाइप से मिल जाए तो क्या होगा? अगर मान लो ये मेरा फील्ड लाइन है क्लोज लूप, इसका मतलब क्या है? मैंने जब चार्ज को यहां रखा तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या था? टेंजेंशियल। ये था QE, और मैं इसको वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसे ले आ रहा हूं, टेंजेंशियल। कितना? DL डिस्टेंस। तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन कोइंसाइड कर रहा है। देखो फोर्स का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन कोइंसाइड कर रहा है, दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहां से यहां तक वर्क क्या लिखाएगा? यहां तक वर्क क्या लिखाएगा? QE इंटू DL cos 0 डिग्री। अब ये नए पॉइंट पे क्या होगा बताओ? फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। अब फोर्स का डायरेक्शन फिर से क्या होगा? चेंज कर जाएगा, लेकिन फिर से ये टेंजेंशियल ही होगा, तो एंगल 0 ही रहेगा। तो इस तरह से चलेगा। देखो फोर्स इस तरह से और DL इस तरह से, हमेशा फोर्स और DL में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। फोर्स भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और DL भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और हमेशा 0 डिग्री है। तो जब उसको इंटीग्रेट करोगे पूरे क्लोज लूप पे तो टोटल वर्क डन इन क्लोज लूप आएगा QE इंटू QE तो बाहर निकल गया, cos 0 कांस्टेंट, DL कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ 2πr। दैट इज नॉन जीरो, दैट मेक्स इट नॉन कंजर्वेटिव। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा फील्ड लाइन कहीं भी पूरी डायग्राम में कहीं एक भी सर्किल या ट्राइंगल या रेक्टेंगल दिख गया फील्ड लाइन में, वो गलत डायग्राम है। फील्ड लाइन will never form a closed loop. याद रखना, because this is conservative force. If this is possible, then this becomes non-conservative. This implies what? This is non-conservative. Implies non-conservative. जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड यहां इसलिए पॉसिबल नहीं है। 7th, अगर कोई फील्ड लाइन हमने इस तरह से शो किया है, समझना इसको, अगर हमने किसी पॉइंट पर फील्ड लाइन इस तरह से शो किया है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल फील्ड लाइन। ठीक, यहां पर सारे लाइंस क्या है? पैरेलल है, बट इस तरह से शो किया है। ठीक, ये इम्पॉसिबल फील्ड लाइन, दिस फील्ड लाइन इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। Why it is impossible? Why such kind of line is impossible?
हम एक पाथ लेते हैं इस तरह से। पहली बात, यहां पर देखो फील्ड लाइन दूर है, यहां फील्ड दूर है और यहां फील्ड लाइन पास है। इसका मतलब यहां पर अगर फील्ड ई है तो मैं कह सकता हूं यहां पे फील्ड हो सकता है 2E0 हो। सही है, एग्जांपल ले रहे हैं, यहां के कॉम्बिनेशन यहां का फील्ड स्ट्रांग होगा, तो यहां पे हमने फील्ड लाइन दूर दूर दिखाया है, यहां पास दिखाया है, यहां फील्ड लाइन स्ट्रांगर होगा। अब मैं अगर यहां पर एक ऐसे करके पाथ लूं, कैसे, ऐसे करके, एक इस तरह से मैं एक पाथ ले रहा हूं, इसका नाम मैं दे रहा हूं ABCD। जब मैं A से B तक जाएंगे, अगर हम एक चार्ज को लेके A से B तक जाएंगे, अगर हम चार्ज को लेके A से B तक जाएंगे, ये लेंथ मान लो L है, तो A से B तक में वर्क डन कितना होगा बताओ, QE इंटू L होगा। अगर हम Q टाइम्स ऑफ 2E0 इंटू L। अगर हम A से लेके B तक जाएंगे तो देखो हम फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज को लेके जा रहे हैं, यानी फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन सेम है। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स कितना है Q इंटू 2E0 और डिस्प्लेसमेंट कितना है उसी डायरेक्शन में L, तो वर्क डन कितना होगा बताओ, Q इंटू 2E0, ये कितना हो गया, फोर्स इंटू L, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, ये 90 डिग्री पे है, देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स वेक्टर के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। फोर्स हमेशा राइटवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो यहां वर्क डन कितना आएगा बताओ, 0। जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, इस पूरे प्रोसेस में यहां फील्ड कितना था E0, तो यहां फोर्स कितना लग रहा था QE0, और मैं जा कहां रहा हूं, लेफ्ट, तो D से लेकर C तक में मेरा वर्क डन कितना होगा बताओ, माइनस QE0L। समझ रहे हो माइनस क्यों है, क्योंकि फोर्स है राइटवर्ड E0, Q टाइम्स ऑफ E0, और डिस्प्लेसमेंट है लेफ्टवर्ड, यहां निगेटिव होगा। और जब मैं यहां से आ जाऊंगा, फिर से फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे है, तो यहां पे वर्क डन कितना होगा, 0। और मैं चारों को जोड़ दूं तो नॉन जीरो आ रहा है, और मैं चारों को जोड़ दूं तो नॉन जीरो आ रहा है। देखो ये पॉजिटिव, ये और ये तो जीरो है, ये और ये तो जीरो है, ये पॉजिटिव है बट ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, ये नेगेटिव है बट कम मैग्नीट्यूड का है, तो वर्क डन इन ABCDA आएगा नॉन जीरो। अगेन दिस प्रूव्स दिस नॉन कंजर्वेटिव, बट हम जानते हैं फील्ड लाइन क्या है, कंजर्वेटिव है, देयरफॉर नॉन कंजर्वेटिव, देयरफॉर इम्पॉसिबल। कोई डाउट, लिखो। मैं बता चुका हूं कि जो फील्ड लाइन है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगा। अगर कोई दूसरा नहीं है तो वो इनफाइनाइट लेंगे। तो फील्ड लाइंस में कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, जरा देखना। सम फील्ड लाइंस देखते हैं, वी आर ड्रॉइंग सम फील्ड लाइंस। ये है एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड लाइन इस तरह होगा। भैया डॉट देना चाहिए, कई बार प्रिंटिंग में या लिखने में डॉट छूट जाता है, तो डॉट का मतलब ये एंड नहीं हुआ है, यहां इसका एंड नहीं है। ये कहां जा रहा है, ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q। तो देखो स्टार्ट यहां से हुआ और जाएगा कहां, इन्फिनिटी पे। ये सारे फील्ड लाइन कहां जाके एंड करेंगे, इन्फिनिटी पे। उसी तरह से अगर मैं एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लूं, एक अकेला नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव माइनस Q चार्ज, तो यहां पे सोर्स, यहां पर क्या होगा, फील्ड लाइन एंड करेगा आके, यहां पर फील्ड लाइंस आके एंड करेंगे। तो एंड तो यहां कर रहा है, आ कहां से रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इज द सोर्स ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्ज सोर्स है फील्ड का, और नेगेटिव चार्ज सिंक है। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज जैसे नदी, ग्लेशियर से नदी निकलती है और समुद्र में सिंक हो जाता है, उसी तरह से हम कह सकते हैं
पॉजिटिव चार्ज हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज सोर्स एंड नेगेटिव चार्ज इज सिंक ऑफ फील्ड लाइंस। अब बताओ अगर हमको अगर प्लस क्यू चार्ज दिखाना होता तो क्या करते हम? अगर हमको प्लस क्यू चार्ज दिखाना, प्लस की जगह प्लस 2q दिखाना होता तो क्या करते? हमने प्लस क्यू का तो तुमको यहाँ पे दिखाया है प्लस क्यू का। अगर प्लस 2q दिखाना होता हम यहाँ पे इससे डबल लाइन दिखाते। इतना तो वहां भी दिखाए थे ना, इतना नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो वहां भी दिखाए थे। इसमें डबल करना होगा, इन सब के बीच में एक और लाइन डाल दो। समझ रहे हो ना? ये सारा लाइन कहां जाएगा? इनफाइनाइट पे। जितना फील्ड लाइन तुमने इसमें दिखाया था तुम उसका डबल फील्ड लाइन यहां दिखाओ, क्योंकि यहां पे चार्ज डबल है तो फील्ड भी डबल है। यहां चार्ज तुमने Q था, यहां 2Q है, यहां फील्ड भी क्या होगा? डबल होगा। तो तुमको यहां पे इसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, अगर दो चार्ज होंगे प्लस और माइनस दोनों, तब कैसा होगा? मान लो यहां पर एक प्लस चार्ज है प्लस Q, और एक मान लेते हैं माइनस Q। तो प्लस Q से निकलेगा माइनस Q पे एंड करेगा, प्लस Q से निकलेगा माइनस Q पे एंड करेगा, प्लस Q से निकलेगा और माइनस Q पे एंड करेगा, प्लस Q से निकलेगा माइनस Q पे एंड करेगा। सही हो ना? हम इसको दिखा नहीं रहे हैं, ये ऐसे घूम के यहां जाके एंड कर रहा है इस टाइप से। प्लस Q से निकल रहा है, माइनस Q पे एंड कर रहा है। ठीक, वही अगर हम प्लस प्लस ले तो क्या होगा? प्लस Q यहां और प्लस Q यहां, तब क्या होगा? तब यहां एक डॉट, बीच में फील्ड होगा 0, होगा ना जी? इसके मिड पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? प्लस Q और प्लस Q के मिड पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? 0 होगा ना? यस। तो यहां तुम अगर इनफाइनाइट रेडियस का भी रिंग ले लोगे ना, तो एक भी लाइन इसमें से क्रॉस नहीं करना चाहिए। सेंटर पे नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज 0, क्योंकि यहां पर फील्ड क्या होता है? 0 होता है। ये कुछ इस टाइप से बनेगा। यहां से फील्ड लाइन निकलेगा इधर, यहां से निकलेगा इधर, यहां से निकलेगा इस तरह से टर्न लेगा, 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 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। वही चीज यहां भी होगा। यहां देखो, यहां अगर तुम इनफाइनाइट इस पॉइंट, बिकॉज मिड पॉइंट पे फील्ड 0 है, तो फील्ड पर यूनिट एरिया कितना है? 0। यहां तुम एक रिंग लो, एक रिंग को लाओ और यहां डालो, नहीं कोई फील्ड लाइन से क्रॉस नहीं हुआ। इस रिंग का रेडियस जो है बढ़ाते जाओ, इनफाइनाइट भी कर दोगे तो भी एक भी लाइन इसमें से पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन तो एक भी पास कर गया, थोड़ा सा फील्ड तो होगा, बट यहाँ फील्ड क्या होता है? 0 होता है। अब समझो इस बात को। यहां इन दोनों डायग्राम में एक चीज को समझना। पहली बात, जब भी तुम ऐसा कोई डायग्राम बनाओगे तो यहां पर चूंकि प्लस Q और यहां माइनस Q है, और यहां प्लस Q यहां माइनस Q है, तो इस लाइन के अबाउट इमेज होगा, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगा। सिमेट्री इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। सिमेट्री इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, लिखो तुम लोग इसको। देखो,
अगर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है तब इसके वॉट सिमेट्री होगा। इस लाइन की वॉट सिमेट्री कब होगा? अगर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे यहां पर सेम है, तो जो यहां पे ले रहे हो उसी का मिरर इमेज इधर होगा, जो इधर होगा उसी का मिरर इमेज इधर होगा। लेकिन अगर Q1 Q2 सेम नहीं भी है मैग्नीट्यूड में, तो भी इस लाइन के अबाउट तो हमेशा एक्स सिमेट्री होगा। इस लाइन के अबाउट, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इसके अबाउट ऑलवेज सिमेट्री, चाहे सेम चार्ज हो या ना हो, ऑलवेज सिमेट्री अबाउट दिस लाइन अलोंग एक्सियल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। सिमेट्री अबाउट इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्स लाइन। समझ रहे हो? ये इस चार्ज को देखो, ये जो दोनों चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके बीच में ये तुमको लगा हुआ है ना स्प्रिंग, मतलब एक तरह से जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन एक रबर बैंड की तरह बिहेव करता है। ये फील्ड लाइन जो दिख रहा है एक रबर बैंड की तरह बिहेव करता है। ये और ये, जिस रबर बैंड का नेचुरल लेंथ है 0, कितना है 0, और तुमने इसको एलोंगेट किया हुआ है। समझ रहे हो ना? जैसे दो बॉल को रबर बैंड से बांध के खींचो तो वो ऐसे खींच के इसके रखे हुए हो। ये रबर बैंड, ये रबर बैंड, ये रबर बैंड इलास्टिक रबर बैंड की तरह बिहेव करता है, जिनका नेचुरल लेंथ है 0। जब इनको छोड़ोगे तो ये वापस आएंगे और टकरा जाएंगे। ठीक है ना? These strings behaves like, these field lines behaves like elastic strings which natural length 0, जिनकी नेचुरल लेंथ कितनी होती है 0। और यहां पर ये जो दिख रहा है these strings behave like, these strings, यहां से लेके सोचो ये जो स्ट्रिंग है एक तरह से यहां पे अगर होगा तो this behaves like elastic strings with natural length infinite। ये तुमने कंप्रेस करके इसको रखा हुआ है। ये दोनों रबर बैंड जो उनका नेचुरल लेंथ इनफाइनाइट था, स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ इनफाइनाइट था, तुमने इसको दबाया हुआ है और छोड़ोगे तो क्या होगा? ये फिर से अपना नेचुरल लेंथ गेन कर लेगा। यहां पर ये एक ऐसा स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ कितना था 0, तुम इसको एलोंगेट किए हुए, छोड़ोगे तो क्या होगा? अपना नेचुरल लेंथ गेन कर लेगा। जिस तरह स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड होता है, उसी तरह इस पूरे स्पेस में एक एनर्जी स्टोर्ड होता है। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जब भी है, जहां भी फील्ड होता है वहां पे एक एनर्जी स्टोर्ड होता है। पूरे स्पेस में, वैक्यूम में भी एनर्जी स्टोर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो फील्ड स्टोर्स, फील्ड, कहीं भी फील्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस। हम कल की क्लास में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस। ठीक है, लिख लो इसको। ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है प्लस Q1, और ये एक चार्ज है माइनस Q2। हमको ये दिया हुआ है Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है। तो अब ये फील्ड लाइन है वो कुछ इस टाइप से होगा। देखो ऐसे, 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 ऐसे,
ऐसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे, उसके बाद ये आएगा इस तरह से घूम करके, ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है। अब ये बताओ, मैंने यहां जितने फील्ड लाइन निकलते दिखाए हैं उससे कम फील्ड लाइन यहां टर्मिनेट करते हुए दिखाए। यहां का निकला हुआ सारा फील्ड, यहां मतलब यहां पे जो भी फील्ड एंड हो रहा है, यहां जो भी फील्ड एंड हो रहा है वो सब यहां से निकला था, बट यहां से जितना निकला सब यहां एंड नहीं हो रहा है। यहां से अगर मान लो 50 फील्ड लाइन निकले तो हो सकता है 30 यहां पर एंड हो रहे हैं और बाकी 20 इन्फिनिटी पे जाके हो रहे हैं। ये जो सब फील्ड लाइन है ना, ये सारे फील्ड लाइन जो यहां टर्मिनेट नहीं कर पाए, ये कहां जाके टर्मिनेट करेंगे? इन्फिनिटी पे करेंगे ना। सर क्यों? तो अगर यहाँ पे जितना फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, इस पूरे इस फेयर पे जितना फील्ड लाइन यहाँ दिखा रहे हैं और उतना ही यहाँ टर्मिनेट करा दिए, तो दोनों का हो गया चार्ज सेम ना। बता रहा क्यों, समझो इस बात। एक बात का ध्यान रखना, यहां थोड़ा मैथमेटिक्स में ले रहा हूं। जब तुम यहां पर एकदम इसके विसिनिटी में हो, इस चार्ज के एकदम विसिनिटी में, यहां जस्ट बाहर, इस चार्ज के जस्ट बाहर तुम क्या मान सकते हो? तुम मान सकते हो कि सारी की सारी फील्ड सिर्फ इसके कारण है, क्योंकि जब इस यहां से डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 है तो यहां इसके कारण फील्ड टेंडिंग टू इनफाइनाइट है और इसका फील्ड तो यहां फाइनाइट है, तो लगभग सारा फील्ड इसी के कारण लेंगे। सिमिलरली इसकी विसिनिटी में जब फील्ड लेंगे तो सारा फील्ड सिर्फ Q2 के कारण लेंगे, Q1 का नहीं लेंगे। मानते हो ना? यस। अब समझो इस बात को, जस्ट नियर बाय ए चार्ज, तुम जानते हो कि फील्ड की वैल्यू होगी लगभग KQ/R², where R is certain value tending to 0. This R is very very small radius, but that is tending to 0. तो फील्ड हो जाएगा KQ/R²। लेकिन तुम ये जानते हो, तो अगर ये R सेम है, अगर ये R की वैल्यू सेम है, यहां भी ये R सेम है और यहां भी ये R सेम है, भले ही बहुत कम है, सेम एंड टेंड्स टू 0, तो फील्ड हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q। फील्ड हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q एट ए नियर बाय पॉइंट। किसी फील्ड चार्ज के जस्ट बाहर में जो फील्ड होगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि रेडियस इसकी भी R और इसकी भी R, सेम रेडियस का एक स्फीयर यहां बना दिए, नेग्लिजिबल रेडियस का यहां ही बना दिए, तो R का फैक्टर तो दोनों में कॉमन है, तो K इज प्रोपोर्शनल टू Q होगा। बट तुम जानते हो फील्ड होता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सोन पर यूनिट एरिया, लेकिन तुम जानते हो कि फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट नॉर्मल एरिया। एग्रीड? सो फील्ड हो गया प्रोपोर्शनल टू, तो तुम ये कह सकते हो, हाँ, फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सोन पर यूनिट नॉर्मल एरिया। सही है? सही है? जी सर।
तो हम कह सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू आपने कितना फील्ड लाइंस होगा। नॉर्मल एरिया टोटल तो सबका फिक्स है, इसका नॉर्मल एरिया और इसका नॉर्मल एरिया फिक्स है कितना 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ इसमें तुमने जितना फील्ड लाइन दिखाया है एरिया नॉर्मल लेके, ये जो लोग है नॉर्मल एरिया वो क्या बनेगा स्फीयर बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या हो गया समझा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसकी बात करूं कि 4 पाई आर स्क्वायर में तुमने कितना फील्ड लाइन दी। देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर का स्फीयर, तुमने यहां फील्ड लाइन दिखाया 10 और यहां दिखाया 5, तुमने यहां दिखाया 10 और यहां दिखाया 5। इसका मतलब क्या है कि यहां जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ, एरिया सेम। सो अगर हम एरिया सेम ले लें, अगर हम एरिया सेम ले लें, इफ एरिया इज सेम, इफ दिस इज सेम, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑन। If 4 pi r square is same, then charge is proportional to number of field line. And if number of field line is same, if number of field line is same, अगर number of field line same दिखा रहे हैं तो charge into नॉर्मल, चार्ज इनटू नॉर्मल क्या बोलेंगे एरिया, नॉर्मल एरिया, ये नॉर्मल एरिया इज सेम। समझ रहे हो, जैसे ये देखो यहां तुमने यहां एक स्फीयर लिया 4 पाई आर स्क्वायर को, यहां 4 लिया 4 पाई आर स्क्वायर का, एरिया तुम्हारा सेम था, एरिया तुम्हारा सेम था, तो फील्ड होगा प्रोपोर्शनल टू, चार्ज होगा प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन। यहां तुमने 10 लाइन दिखाया और यहां तुमने 20 लाइन दिखाया, यहां तुमने 20 दिखाया और यहां पर 10 दिखाया, यानी ये चार्ज डबल है। एग्रीड। लेकिन अगर तुम नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम रखो, कौन सा नंबर ऑफ फील्ड लाइन तुम्हारा ये सेम है, तुम्हारा देखो यहां भी तुम्हारा 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन है, तुमने यहां पर 3 लाइन इतने सरफेस में दिखाया है, कितने में, इतने में, इस सरफेस में तुमने 3 लाइन दिखाया है, तो यहां तुमने वही 3 लाइन इतने बड़े सरफेस में दिखाया है जी, दिखाया है। अगर तुम नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम रखते हो, अगर तुम नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम रखते हो, देखो 1 2 3, यहां तुमने 3 फील्ड लाइन दिखाए हैं, यही 3 फील्ड लाइन को तुमने यहां इस तरह से टर्मिनेट कराया है, तो ये 3 फील्ड लाइन कितने एरिया ऑक्यूपाई कर रहे थे इस स्फीयर का, आर रेडियस के स्फीयर का ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा था, ये कर रहा था, और यहां कितना कर रहा था, ये कर रहा था, यहां पे DA1 कर रहा था और यहां DA2 कर रहा था। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम रखे हूं, मैंने यहां भी 3 फील्ड लाइन का देखा है, मैंने देखा है यहां 3 फील्ड लाइन कितने सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, और मैंने यहां भी देखा है कि 3 फील्ड लाइन ही कितने सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, वही 3 फील्ड लाइन। तो यहां मैं देख रहा हूं DA1 और यहां देख रहा हूं DA2, तो क्या मैं लिख सकता हूं Q1 इंटू DA1 इज सेम एज Q2 इंटू DA2। क्या ये सही है? जी सर। ठीक, अब तुमको सॉलिड एंगल का मैंने कभी कंसेप्ट बताया था, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, बताया था ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। जी सर। अगर कोई कोन है, अगर एक स्फीयर है, अगर ये एक स्फीयर है और इसका तुमने एक कोन ले लिया है और तुम ये एरिया निकालना चाहते हो, एक स्फीयर है, एक स्फीयर का तुमने क्या किया है, एक एंगल ले लिया है थीटा और थीटा, ये प्लेन एंगल है, इस प्लेन एंगल थीटा को, इस प्लेन एंगल थीटा को रोटेट करने से ये कोन बन रहा है। तो मैंने बताया था ये जो सरफेस एरिया होता है DA, ये होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर होता है। जी सर। तो अगर मैं यहां डाल दूं, मैं अगर कहूं कि ये
यहां पे टेंजेंट और यहां पे टेंजेंट अगर एंगल बना रहा था θ1, और जब ये यहां पर टर्मिनेट किया तब ये एंगल बना रहा था θ2। समझना इस बात को। यहां से जो फील्ड लाइन निकला ये एंगल θ1 पे निकला, और यहां पर ये टर्मिनेट किया ये θ2 पे किया। यानी यहां जो ये कोण बन रहा है, ये जो स्फेयर का जो इस r रेडियस के स्फेयर का जो ये सेक्टर है, जो ये कोण है, ये जो एरिया D A1 है, इसको क्या लिख दोगे? Q1 इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस θ1 इंटू आर स्क्वायर लिखोगे। और Q2 को क्या लिखोगे? DA2। इसका एरिया क्या लिखोगे? पूरे स्फेयर का, पूरे स्फेयर का ये जो एरिया है, जैसे तरबूज के ऊपर हम ग्रीन कट करते हैं, ये जो एरिया है ये यहां पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा था? प्लेन एंगल θ2। तो इसका एरिया कितना बनेगा? ये बनेगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस θ2 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस हमने सेम रखा है, तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ? r1 स्क्वायर कट जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, Q1 इंटू 2 स्क्वायर, Q1 इंटू 2 साइन स्क्वायर θ1 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू Q2 टाइम्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर θ2 बाई 2। सही है? ठीक है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तुम एक काम करो, पहले मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम पहले इस डायग्राम को बना लो, पहले तुम इस डायग्राम को बना लो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इसको भी मिटाओ। यहां देखो, इस केस में ये सिमेट्रिकल नहीं है। इस केस में ये इसके वर्ड सिमेट्रिकल है कि नहीं है? अभी भी क्या ये ग्राफ इसके वर्ड सिमेट्रिकल है? Yes. लेकिन क्या ये इसके मिड पॉइंट वर्ड सिमेट्रिकल है ग्राफ? नहीं है ना? No, sir. नहीं है। इसको नोट करो, इसको नोट करो। एक दो चीज और है, पहले ये समझ लो कि समझो, कभी भी फील्ड लाइन किसी भी चार्ज से, किसी भी चाहे वो कंडक्टिंग चार्ज हो या नॉन कंडक्टिंग कोई भी हो, किसी भी चार्ज से जो फील्ड लाइन निकलेगा उसके सरफेस से परपेंडिकुलर ही निकलेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं हो सकता। याद रखना, फील्ड लाइंस स्टार्ट और टर्मिनेट और एंड फ्रॉम और टू एनी चार्ज normally at its surface. Therefore, field cannot have a tangential component. इसका मतलब क्या हो? मान लो ये कोई इस टाइप से कोई एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है। अब हमारा ये कहना है कि भाई फील्ड लाइन जब भी यहां से निकलेगा, यहां से नॉर्मली ही निकलेगा, ऐसे, यहां से ऐसे निकलेगा, यहां से ऐसे निकलेगा, यहां से ऐसे निकलेगा, यहां से ऐसे निकलेगा, यानी हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि इसका फील्ड लाइन ऐसे निकले। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? व्हाई नॉट पॉसिबल? अगर ऐसा फील्ड हो गया कि इस पॉइंट पे अलोंग द परपेंडिकुलर नहीं है, इस पॉइंट पे अलोंग द परपेंडिकुलर नहीं, इसका मतलब इस फील्ड का दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट कौन सा है जी? एक कंपोनेंट है इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक है इसका नॉर्मल कंपोनेंट। एक है इसका ई परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट है ई पैरेलल। अब समझना इस बात को,
ई परपेंडिकुलर चाहेगा क्या कि ये चार्ज बाहर निकल जाए, ई परपेंडिकुलर चाहेगा कि ये चार्ज डी क्यू जो है ये बाहर निकल जाए, बट नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? कि वर्क फंक्शन यहां पर है, सरफेस का एक वर्क फंक्शन होता है जो चार्ज को सरफेस से बाहर नहीं निकलने देता है, बांध के रखता है। लेकिन ये जो चाह रहा है इसको टेंजेंशियल ले जाना, इसको तो रोकने वाला कोई नहीं है। ये जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल, तो ये चार्ज यहां क्यों रुकेगा? जब इस पॉइंट पर एक फील्ड यहां पर टेंजेंशियल है तो ये चार्ज यहां से मूव करके यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब तक इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जब तक इस फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये इस चार्ज को टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कराता रहेगा। और जब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा जीरो, सिर्फ नॉर्मल बच जाएगा, तब इस चार्ज का फर्दर जो चेंज है वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? तो ये नॉर्मल कंपोनेंट्स को चाहेगा बाहर फेंकना, बट वर्क फंक्शन बचा सकता है, बट अंदर में चलने से बचाने के लिए कोई फोर्स है नहीं, इसलिए इसका जीरो होना जरूरी है। ये नॉन जीरो हो सकता है, तो याद रखना। अगर ये पैरेलल कंपोनेंट हुआ तो ये चार्ज मूव कर जाएगा, ये चार्ज क्या करेगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या है कि चार्ज का मूवमेंट स्टॉप हो चुका है, वो कंडीशन आया ही नहीं है अभी तक। जब आ जाएगा तो परपेंडिकुलर हमेशा जीरो होगा। एग्रीड? यस। ई पैरेलल वुड मूव द चार्ज till E पैरेलल एग्जिस्ट। जब E पैरेलल जीरो है उसके बाद वो चार्ज को इस तरह से मूव कराएगा कि E पैरेलल को हर जगह जीरो कर देगा, E परपेंडिकुलर ही बचता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी जो भी पॉइंट था ये दूसरा हमारे लिए जो है वो दो चीजें हमको समझनी है। एक हमको कंडक्टर समझना पड़ेगा क्या होता है, और दूसरा हमको समझना पड़ेगा कि जो मैं वो सॉलिड एंगल की बात कर रहा था, तो मैं पहले कंडक्टर की बात करता हूँ, समझना। हम बाद में चल के एक चीज पढ़ेंगे, जो भी नंबर का पॉइंटर डाल देना है यहाँ पे। हम बाद में कल चल के एक चीज पढ़ेंगे, हम उसको बता देते हैं थोड़ा सा। अगर ये कोई फील्ड लाइन है और ये यूनिफॉर्म फील्ड है और आप यहां से चलना चाह रहे हैं, आपके पास dr डिस्टेंस चलने के लिए है, आपके पास डिस्टेंस चलने के लिए कितना है? dr है। आप किधर भी चल सकते हैं, बट डिस्टेंस कितना चलना है? dr चलना है। आपके dr डिस्टेंस चलने के लिए आप किधर भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बट dr चलिए। तो एक टर्म होता है पोटेंशियल, कल बताऊंगा, फिर से बता रहा हूं। dv होता है माइनस ई डॉट डी आर। क्या होता है? dv होता है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। या पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये होता है माइनस ई डॉट डी आर। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस ऑफ E dr cos theta, where E is the electric field, dr is the displacement that you moved, and theta is the angle between E vector and dr vector, E vector and dr vector। ठीक है, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है, तुम dr इस तरफ से जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। E dr cos थीटा। अब यहां बताओ, अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो क्या dv ड्रॉप होगा? माइनस ई dr होगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो क्या सबसे ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? यस सर। सो मैक्सिमम ड्रॉप, अगर तुम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करना चाहते हो, सबसे ज्यादा ड्रॉप फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो याद रखना, along the field potential drops, potential decreases maximum। अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा? अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा? dv कितना आएगा?
जीरो। अगर आप फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे, अगर आप फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ए सरफेस परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन, ए सरफेस परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ए सरफेस नॉर्मल टू फील्ड लाइन्स is surface normal to field lines is an equipotential surface। सही है, Yes. तो समझना फील्ड का डायरेक्शन। अगर मेरे पास एक मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है इस रूम में, हमको पता नहीं फील्ड क्या है, हमको इस रूम में ये पता नहीं है कि फील्ड क्या है, किधर है, फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता है, पर मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कंपास होता है ना, मैग्नेटिक कंपास, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस पॉइंट का पोटेंशियल मेजर कर सकता है। हम इसको ले लेते हैं, एक बार इधर मूव करते हैं, एक बार इधर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं, जिधर पोटेंशियल का ड्रॉप सबसे ज्यादा हो रहा है सेम डिस्टेंस मूव करते हैं पूरे स्फेयर पे, यहाँ से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ एक स्फेयर पे इसको मूव करते हैं। यहाँ पे रखे हुए थे पोटेंशियल था 10 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल दिखा रहा था 10 वोल्ट, हम इसको यहाँ से लेके ऊपर दिखाया 12 वोल्ट, 11 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो गया 8 वोल्ट, सबसे कम यहाँ था। तो इसको ज्वाइन कर दो, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा घट रहा है, जिस डायरेक्शन में, इस पूरे डायरेक्शन में तुम देख लो, यहां से तुम कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा ड्रॉप इन पोटेंशियल इसमें होगा, सबसे ज्यादा राइज इन पोटेंशियल अपोजिट होगा, और इस सरफेस पे पोटेंशियल का चेंज जीरो होगा। एग्रीड? Yes. तो मैं ये बोल रहा हूं along the field line पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये कल का टॉपिक है, अभी मैंने सिर्फ लिख दिया है, इसको लिख लो, तुम इसको लिखो। सो देखो, अब एक बार देखते हैं कंडक्टर क्या होता है, उसमें फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। कंडक्टर जो होते हैं जनरली मेटल्स के बने होते हैं, जनरली मेटेलिक होते हैं, और इनकी खासियत होती है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या होते हैं, ये जो कंडक्टर होता है, इनमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज के लैटिस फिक्स रहते हैं, इनके पॉजिटिव चार्ज के लैटिस फिक्स होते हैं, लेकिन इनका नेगेटिव चार्ज फ्री जो होता है वो फ्री होता है। फ्री मतलब वो फ्लोट करता रहता है, जैसे गैसेस होते हैं ना, वो गैसेस की तरह फ्री होते हैं। दे आर सो फ्री दैट दे बिहेव लाइक गैसेस। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ये तो फिक्स्ड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, वो इसमें फ्लोट करता रहता है। दे आर फ्री, हाईली मोबाइल, तैरते रहता है। तो जब भी तुम इसको किसी भी एक्सटर्नल फील्ड यहां अप्लाई करोगे, तो वो एक्सटर्नल फील्ड पे ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड करता है। उस एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को मूव कराता है, और मूव करा के सरफेस पे जमा कर लेता है, और अंदर में नेट फील्ड जीरो बना देता है। तुम जब भी इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, तुम इसमें जब भी कोई एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट अप्लाई करोगे, तो होगा क्या, जब भी तुम इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, फील्ड के अपोजिट लगेगा। फील्ड है राइट वर्ड, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आके जमा हो जाएंगे। तो यहां एक डेफिशिएंसी चलाएगा इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे हो। जब तुम फील्ड अप्लाई करोगे तो ये फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पे लगाएगा, बट पॉजिटिव मोबाइल नहीं है, पॉजिटिव फिक्स है। वो जो है
मतलब एक तरह से कहे तो उसके लैटिस में अटैच्ड है, ये मूव नहीं कर पाता है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके जमा हो जाएगा, फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, यहाँ चार्ज का डेफिशिएंसी हो जाएगा। इसके कारण अंदर में एक फील्ड क्रिएट होगा, कितना, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, ये फील्ड और ये फील्ड ये एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये एक दूसरे का इक्वल अपोजिट होगा। तो इसके अंदर नेट फील्ड कितना आ जाएगा बताओ, इसके अंदर ई नेट कितना हो जाएगा, ये और ये मिल के कितना हो जाएगा, 0। एक बार फील्ड हो जाएगा 0 तो फर्दर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स है नहीं। तो अब किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो जो अभी तक मूव नहीं कर पाया था, तो जितना इसका फील्ड उतना ही इसका फोर्स, तो वो रुक जाएगा। तो वह फील्ड को बढ़ा दो, जैसे बढ़ाओगे फिर से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ, और फिर से फील्ड 0 हो जाएगा। तुम कोई भी फील्ड दे दो, याद रखना, these free electrons move due to external field and accumulate at the surface, making net field inside the conductor as 0। तुम कुछ भी कर लो, तुम मटेरियल के अंदर, किसी मेटल के अंदर नेट फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो। मेटल अपने चार्ज को इस तरह से अपने सरफेस पे जमा करता है, मेटल अपने चार्ज को उस सरफेस पे इस तरह से जमा कर लेता है, चार्ज अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेता है कि अंदर के हर पॉइंट पर नेट फील्ड 0 कर लेता है। कोई डाउट? अंदर में नेट फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर का फील्ड और इंड्यूस चार्जेस का फील्ड एक दूसरे को हर पॉइंट पे नलीफाई कर लेता है। ये कंडक्टर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जो हम बाद में चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मुझे जितनी जरूरत है मैं बता रहा हूं। तो 3 चीजें याद रखना कंडक्टर के केस में। पहला, सिंस फील्ड इज 0 देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन exists inside the material मतलब क्या है, फ्लेश ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के मटेरियल में कभी भी फील्ड लाइन दिखाया जाएगा तो वो गलत है। कभी भी किसी भी कंडक्टर के मटेरियल में तुमको फील्ड लाइन नहीं दिखाना है। यहाँ फील्ड लाइन कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, देखो यहां जो फील्ड लाइन बनेगा इस तरह से बनेगा, यहां तक फील्ड लाइन आएगा, यहां फील्ड लाइन इस तरह से बनाओगे, यहां पर फील्ड लाइन आएगा और यहां से फील्ड लाइन स्टार्ट होगा। ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, ये जो इसका इंटीरियर है वहां फील्ड लाइन नहीं आना चाहिए, आ गया तो गलत है। दूसरी पॉइंट, चूंकि फील्ड 0 है, तो अगर तुम किसी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओ, इफ वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ कंडक्टर टू अनदर पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओ कंडक्टर में, तो डीवी कितना आएगा? डीवी क्या बताए थे? माइनस ई डॉट डी आर बताए थे, डीवी बताए थे माइनस ई डॉट डी आर। कंडक्टर में ई 0 होता है, जहां से चलना वहां चले जाओ, डी आर को छोड़, ई ही 0 होता है। जब ई ही 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। इसका मतलब पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है। पूरा का पूरा कंडक्टर एक, अगर तुम्हें कंडक्टर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है 10 वोल्ट, तो पूरी की पूरी कंडक्टर 10 वोल्ट पे होगी। समझ रहे हो ना?
एंटायर कंडक्टर इज, ये हो गया 0, देयरफॉर एंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। तो अगर मेरे पास दो मेटल के बॉल है और दोनों को मैं एक तार से जोड़ दूं, मेरे पास दो मेटल के बॉल है, ये एक मेटल है, ये एक मेटल है, और मान लो कि एक दूसरा मेटल है, ये कॉपर है और ये स्टील है, मैं दोनों को एक वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दूं, तो ये और ये तीनों, ये वायर प्लस ये और ये सब एक पोटेंशियल पे चलाएगा। दे आर इक्वी पोटेंशियल ऑलवेज, याद रहेगा। इसीलिए अगर मैं अपने फ्रिज को एक वायर बांध दूं, फ्रिज में एक कॉपर का वायर बांध दूं और उस कॉपर के वायर को जमीन में घुसा दूं, तो मेरा फ्रिज और मेरा जमीन सेम पोटेंशियल पे रहेगा कि नहीं? रहेगा कि नहीं बोलो। मेरे पास ये एक मेटल का बॉल है, मेरे पास ये फ्रिज है, ये मेरा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, और ये मेरा धरती है, ग्राउंड है। मैं इन दोनों को एक वायर से ज्वाइन कर देता हूं, एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देता हूं, बिकॉज ये कंडक्टिंग वायर है, ये तो मेटल है ही, ये तो मेटल है ही, ये कंडक्टर, यानी इसके अंदर हर जगह फील्ड क्या होगा? 0 ना। तो ये बताओ, अगर मैं इस धरती से चल के इस रास्ते से होके और यहां तक पहुंच जाऊं, अगर मैं इस पॉइंट से चल के और इस रास्ते से होते हुए यहां तक पहुंच जाऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरी इस पूरी जर्नी में हर पॉइंट पे फील्ड 0 था, क्योंकि मैं कंडक्टर के अंदर ही अंदर जा रहा था। जब फील्ड 0 तो पोटेंशियल का चेंज भी 0। इसका मतलब ये रेफ्रिजरेटर, फ्रिज इस धरती का ही पार्ट है। इसका मतलब ये और ये हमेशा 0, धरती का पोटेंशियल 0 होता है। क्यों होता है बताऊंगा बाद में। इसको बोलते हैं अर्थिंग करना। तो याद रखना, पोटेंशियल 0 है। इसमें कितना भी चार्ज दे दो इसके ऊपर, सब चार्ज धरती में चला जाएगा, सब चार्ज धरती, क्योंकि धरती का ही पार्ट है। खैर जो भी है, एंटायर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। और तीसरा पॉइंट, चूंकि एंटायर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है, तुमको बता चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। एक ऐसा सरफेस जो फील्ड के परपेंडिकुलर हो उसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? फील्ड लाइन होगा। तो याद रखना, सिंस तो हम ये बता रहे हैं फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट और एंड, किसी भी कंडक्टर के पॉइंट पे फील्ड लाइन स्टार्ट या एंड होगा परपेंडिकुलरली। फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट और एंड नॉर्मली एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने एक स्फेयर ले लिया। क्या ले लिया मैंने? मान लो एक कॉपर का स्फेयर ले लिया। दिस इज कॉपर स्फेयर। सपोज दिस इज ए कॉपर स्फेयर। और मैंने क्या है कि इस कॉपर स्फेयर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मैंने इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बिहेव करे वो देखो। एक फील्ड लाइन आएगा यहां से, मैंने यहां एक बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये आएगा यहां एंड करेगा, करना भी चाहिए, परपेंडिकुलर है। ये जो इस तरह से आ रहा था ऐसे एंड नहीं करेगा, ये इस तरह एंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो यहां पर देखो, जो फील्ड जहां ये एंड हो रहा है और जो यहां परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू द सेंटर, वो सेम डायरेक्शन नहीं है। ये है नॉर्मल इस पॉइंट पे, समझ रहे हो? दिस इज द नॉर्मल। अगर हम किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें, ये वहां नॉर्मल होता है। तो फील्ड लाइन को नॉर्मली ही एंड करना है। तो ये क्या होगा? ऐसे जो जा रहा था ये ऐसे बेंड करेगा,
और बेंड करके ऐसे एंड होगा। सिमिलरली यहां से फील्ड लाइन था, ये ऐसे बेंड करेगा, जब ये एंड करेगा ना तो उसका डायरेक्शन एंड कर इसके सेंटर से पास करना चाहिए, अंदर में फील्ड लाइन नहीं होगा। समझ रहे हो? और यहां से जब निकलेगा, फिर यहां तो माइनस चार्ज थे ना, यहां माइनस चार्जेस थे, अब यहां जब निकलेगा तो भी वही होगा, ऐसे निकलेगा, बाद में भले टर्न कर जाए, निकलेगा नॉर्मली ही, निकलेगा नॉर्मली ही। सर हाँ, सर बाद में टर्न क्यों करेगा? बाद में सर बाद में क्यों टर्न करेगा? बताऊंगा बाद में, बस ये समझ लो। यहाँ 2 पॉइंट का ध्यान रखना, अंदर में फील्ड लाइन मत दिखाना, अंदर में फील्ड लाइन मत दिखाना, और जहां भी फील्ड लाइन एंड होगा या स्टार्ट होगा नॉर्मली होगा, यानी उस पॉइंट पे एंडिंग के टाइम और स्टार्टिंग के टाइम वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगा, उसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो। मुझे कंडक्टर भी नहीं पढ़ाना था, लेकिन जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा बुक्स में ना, तो वो इस बात को डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि मैंने कंडक्टर नहीं पढ़ाया है। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है मटेरियल या फ्लेश, वो इसलिए लिखा है क्योंकि मान लो किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी है, किसी कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, तो कैविटी में फील्ड हो सकता है, क्योंकि कैविटी का मटेरियल वैक्यूम है ना, भले वो अंदर में है बट है तो कैविटी ना। मेरा कहना है जहां भी कंडक्टर का मटेरियल है वहां कभी फील्ड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है इनसाइड द कंडक्टर। तो तुम बोलोगे सर इनसाइड तो था, वो कैविटी भी तो इनसाइड था। कंडक्टर के मटेरियल में फील्ड क्रिएट करना इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक एक्सटर्नल फील्ड था और एक यहां पर अंदर में फील्ड इंड्यूस क्रिएट हुआ, तो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है उसमें दोनों फील्ड है इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फील्ड 0 हो जाता है। सर पर कंडक्टर के अंदर तो नहीं है ना वो वाली, कौन? ये बाहर वाली की। अरे ये तो पूरा है ना, अप्लाई तो पूरा करोगे ना ऐसे करके। एक लाइन मैंने दिखाया है ना, फील्ड तो हमने इस तरह से अप्लाई किया है, फील्ड हमारा इस तरह से था, ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड था ई नॉट, ठीक है। जी सर। अब मैं इसमें एक कंडक्टर लाया और यहां डाल दिया, हाँ सर। अब मैंने देखा कि यहां से यहां तक नेट फील्ड हो गया 0, नेट फील्ड, ये फील्ड नहीं, ये फील्ड तो अब भी है, बट यहां पर ई नेट हो गया 0, ठीक है ना। हाँ सर। उसने कैंसिल कर दिया, उसने अपना इंड्यूस फील्ड बना के इसको कैंसिल कर। एक सवाल है, ये कॉपर का सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है, और आपने यहां पर एक चार्ज रख दिया Q, आपने यहां पर एक चार्ज रख दिया Q, बाहर में एक चार्ज रख दिया Q, ये डिस्टेंस है यार, इस कॉपर स्फीयर की रेडियस थी यार। यहां नेट फील्ड कितना होगा सेंटर पे? व्हाट इज नेट फील्ड एट द सेंटर? ई नेट एट O कितना है बताओ? 0, यस 0। किसी को डाउट? कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। जी सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं ई नेट एट P, ई नेट एट P 0, ठीक। अब देखो इसके कारण ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कुछ नेगेटिव चार्जेस यहां इंड्यूस होंगे,
और कुछ डेफिशिएंसी यहाँ इंड्यूस हुआ, इन चार्जेस को क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्जेस। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम ये कह सकते हैं दीज आर इंड्यूस चार्जेस, दीज आर इंड्यूस चार्जेस। हालांकि अभी भी ये सरफेस न्यूट्रल है, इसलिए याद रखना समेशन ऑफ क्यू इंड्यूस्ड, सारे इंड्यूस चार्जेस का टोटल सम 0 आएगा, क्योंकि इस पे कोई तुमने चार्ज दिया नहीं है, इस पे चार्ज कंजर्व है। न्यूट्रल पहले भी था, न्यूट्रल अब भी है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं आएगा। अब ये बताओ, मैं जानना चाहता हूं ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ई ड्यू टू ओनली इंड्यूस चार्जेस, एट ओ पर इंड्यूस चार्जेस, ये सारे इंड्यूस चार्ज मिलके कितना फील्ड बनाएंगे, सो बताओ। इस पॉइंट के ऊपर, ओ के ऊपर नेट फील्ड तो 0 है, ये नेट फील्ड तो 0 है ना, पॉइंट ओ पे नेट फील्ड तो 0 है, यानी ई ड्यू टू क्यू चार्ज प्लस ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, दोनों का सम होगा 0। होगा ना? तुमको ये पता है, ये नहीं पता है, कोई बात नहीं है, ये नहीं पता है कोई बात नहीं, ये पता है ना, ये कितना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट वर्ड था ना। सिर्फ इसकी वजह से यहां पर चार्ज फील्ड क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट वर्ड था ना। तो ई ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस एट ओ कितना हो जाएगा बताओ, इसका नेगेटिव, के क्यू बाय आर स्क्वायर लेफ्ट वर्ड होगा ना। उसी तरह से अगर तुम P पे निकालना चाहते हो, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस Z है, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, Z है। तो क्या तुम जानते हो इसकी वजह से अकेले का फील्ड तुम जानते हो ना, बाहर की तरफ के क्यू बाय जेड स्क्वायर, बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर सिर्फ इसकी वजह से फील्ड निकाल लो, के क्यू बाय जेड स्क्वायर अलोंग क्यू पी, अलोंग दिस डायरेक्शन। तो बाकी सब का मिलके उसके अपोजिट निकल जाएगा ना। तो हम निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज और बताओ, मान लो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, चलो अगर मैं यहां फील्ड लाइन बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, मुझे पता नहीं क्या बनेगा, बट अगर हमको ऑप्शन दिया हो तो यहां से एक फील्ड लाइन इस तरह से जाके यहां टर्मिनेट करेगा, एक फील्ड लाइन यहां से निकलेगा और यहां टर्मिनेट करेगा, एक फील्ड लाइन यहां से जाएगा यहां टर्मिनेट करेगा, एक फील्ड लाइन यहां से जाएगा यहां टर्मिनेट करेगा। सही है क्या भाई, टर्मिनेट तो करेगा, यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव है, और यहां स्टार्ट करेगा, जो भी स्टार्ट करेगा जैसे भी, बट करेगा हमेशा नॉर्मली करेगा ना। तो याद रखना, तुम कैसे पता करोगे उन चार ऑप्शन में से कौन सही कौन गलत है। पहली बात, इसके अंदर कहीं फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें डॉटेड दिखा दिया है बताने के लिए कि इसका जो एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये सेंटर से पास करेगा, अंदर में कहीं फील्ड लाइन नहीं होगा। दूसरा, किसी भी पॉइंट पे फील्ड टर्मिनेट करेगा और किसी भी पॉइंट से फील्ड लाइन स्टार्ट करेगा वो परपेंडिकुलरली ही करेगा, उस पॉइंट पे नॉर्मली ही होना चाहिए। ये दो कंडीशन जहां जहां सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं वो सब गलत ऑप्शन है। एक बच जाएगा जो सही होगा और वही सही होगा। ठीक है, इसको लिख लो। मेरे पास एक चार्ज है Q
और छोटा सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। इसमें से फील्ड लाइन निकल रहे हैं भाई, इसमें से फील्ड लाइन निकल रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या ना इसे मैं इसके बहुत कम, बहुत पास में यहां मैं एक स्फेयर बना रहा हूं, बहुत ही छोटा सा स्फेयर बना रहा हूं जिसकी रेडियस है आर। एक स्फेरिकल सरफेस बना रहा हूं, स्फेरिकल सरफेस जो ऑफ रेडियस आर। मैंने यहां कुछ नंबर ऑफ लाइंस दिखाए हैं, तो मैं कह रहा हूं फील्ड इज equal to k/q by r square, but field is directly proportional to number of electrostatic field lines per unit area, per unit normal area। सही है क्या भाई? फील्ड हम किस तरह दिखाते हैं? हमने कितने लाइन दिखा, हमने इसके बाद बताया था अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज सेड टू बी फील्ड। फील्ड का एक स्केल बनाते हैं कि मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो अगर ये एक चार्ज है और इसमें फील्ड लाइन निकल रहा है, तो इसको देखो, इस पार्ट को देखो, ये इसका एक पैच है और इसमें से मैं 2 लाइन दिखा रहा हूं। मैं इसके थ्रू मैं 2 लाइन दिखा रहा हूं, इसमें मैं 2 लाइन दिखा रहा हूं चार्ज Q के लिए, ठीक है? इसमें 2 लाइन। अगर चार्ज 2Q होता, इसमें 4 लाइन दिखाता ना, क्योंकि सब कुछ डबल कर देते हैं ना, चार्ज डबल, रेडियस सेम है, रेडियस मैंने सेम रखा है, मैं रेडियस फॉर सेम रेडियस आर, क्या मैं कह सकता हूं फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड फील्ड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट नॉर्मल एरिया। देखो तो, या तो मैं ये कहूं कि पूरे फुटबॉल से 20 लाइंस निकल रहे थे और 20 पैचेस भी थे। चार्ज Q के लिए पूरे फुटबॉल से 20 लाइन निकल रहे हैं और 20 इस तरह के पैचेस भी हैं। या फिर जब मैंने चार्ज को कर दिया 2Q, तो मैं क्या कहूंगा, सेम स्फेयर 20 लाइन की जगह 40 लाइंस निकल रहे हैं, यानी पर इसके ऊपर जितना लाइन पहले दिखा रहा है उसका डबल दिख रहा है, दिखेगा ना? यस सर। अब तुम जानते हो एरिया क्या होता है। मैं तो बताया था अगर ये कोई स्फेयर है और इस स्फेयर का तुम एक ऐसा एक टुकड़ा ले लो जो एक कोन का हो, जिसका प्लेन एंगल कितना था, थीटा, और ये इस तरह से हो, ये एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, थीटा। तो ये डीए जो होता था एरिया ऑफ दिस पैच, एक तरबूज में एक चाकू घुसाओ और ऐसे कोन काट करके निकाल लो, तो उसका ग्रीन स्किन जो होगा, उसका ग्रीन कलर का उस कोन का स्किन होगा, उसका एरिया होता है DA इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ये हम डिराइव किए थे। यहां देखो, अगर थीटा को डाल दोगे 180 डिग्री, इधर भी तो कंप्लीट स्फेयर बन जाएगा कि नहीं? अगर इस थीटा को बढ़ाते बढ़ाते नीचे, इस पॉइंट को नीचे लेके जाते जाओ, इसको हाफ कर दो, 90 इधर 90 इधर, यहां डालो 90, तो कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। इसको पूरा ऐसे कर दो, 180 इधर 180, कॉस 180 माइनस 1 माइनस 1 2, 4 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बट कोई भी जनरल एंगल अगर तुमको पता है थीटा, उसके टर्म में तुम ये निकाल सकते हो। तो क्या मैं इसको लिख दूं, हम कहते हैं मैं तो ये भी बताया था, डीए क्या है, एरिया,
डीए क्या है? एरिया ऑफ दिस पैच। टोटल एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। डीए क्या है? एरिया ऑफ दिस पैच। टोटल क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन ऑफ टोटल एरिया डीए बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिख देते हैं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन था। या एक काम करो, तुम डीए बाय आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड एंगल। डी ओमेगा बाय 4 पाई, डी ओमेगा बाय 4 पाई। या एक काम करो, सॉलिड एंगल कंसीडर मत जाओ, ये होता है ई प्रोपोर्शनल टू क्यू प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन। और ये होता है जो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डिवाइडेड बाय एरिया होता है सॉलिड एंगल डी ओमेगा टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ऑफ द कोन, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होती है? 2 पाई इंटू 1 माइनस, बताया था? यस सर। तो समझो इस बात को। अब तो तुम्हारा फाइनली एक्सप्रेशन आ गया E इज प्रोपोर्शनल टू Q फॉर सेम रेडियस, फॉर सेम रेडियस R। R को भूल जाओ। E is proportional to Q and Q is proportional to number of electric field line per unit। इसको भूल जाओ, R स्क्वायर को भूल जाओ, सॉलिड एंगल, क्योंकि R स्क्वायर सेम है। 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी समझो इस थीटा एंगल में, इस थीटा के कोण में तुमने कितने लाइन दिखाए हैं? इस थीटा एंगल के सेमी वर्टिकल कोण में तुमने कितने लाइन दिखाए हैं? इस पे डिपेंड करता है फील्ड लाइन। तो अब समझो इस बात को, यहां से तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? तुम कह सकते हो, दो चीजें सेम कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेम। दो चीजें हैं, एक में तुमको बताया गया है कि ये है, एक में ये है। अगर तुमने नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम रखा, दोनों में दो दो फील्ड लाइन, ये तीन तीन फील्ड लाइन लिए हैं, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है तो क्या होगा? Q इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सेम आएगा, आएगा जी। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन तुम सेम लोगे तो दिस इंटू दिस सेम आएगा। एग्रीड? ठीक है। और अगर तुम थीटा सेम लोगे, इफ थीटा इज सेम, और तुम सेम कोण में बता रहे हो, अगर तुम्हारा सेम कोण है, अगर तुम्हारा कोण सेम है, तो इस केस में Q या फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सोन। तो तुमको इसको याद रखना है, याद रखना। 2 पाई को तुम भूल भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। अब इसका मैं तुम्हें मीनिंग बता रहा हूं, वो क्या है समझो। मान लो ये एक प्लस चार्ज है आइसोलेटेड, और ये एक दूसरा प्लस चार्ज है आइसोलेटेड। ये दो अलग अलग चार्ज है आइसोलेटेड चार्ज है। मैंने यहां पर क्या दिखाया है? मैंने यहां पर दिखाया है इस तरह से, ये 37 डिग्री है। मैंने 37 डिग्री में 3 लाइन दिखाया है, जबकि यहां पर मैंने 60 डिग्री में 3 लाइन दिखाया है। लाइन तो बहुत सारे हैं, सॉरी निकलेगा, लाइन तो बहुत सारे हैं, बट मैंने उसमें तुम्हें 3 लाइन दिखाए हैं। उनके बीच में कोई और लाइन नहीं है,
और भी लाइन है, बट यहां से यहां के बीच में 3 ही लाइन दिखा है। यहां 60 डिग्री, यहां 37 डिग्री। कौन सा चार्ज स्ट्रॉन्गर है, कौन सा चार्ज ज्यादा है, Q1 या Q2? सर Q1 ज्यादा होगा, मानते हो? यस यस किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, Q1 ज्यादा होगा। मैं Q1 और Q2 का रेशियो चाहता हूं। तो देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है, 3 यहां भी और 3 यहां भी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन मैंने सेम दिखाया है, तो ये फैक्टर सेम हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, Q इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज कॉन्स्टेंट। तो क्या मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा Q1 इंटू 1 माइनस कॉस 37 डिग्री इज सेम एज Q2 इंटू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। एग्रीड? यस सर यस तो यहां पर आएगा Q1 इंटू 1 माइनस, यहां से आएगा Q1 इंटू 1 माइनस 4/5, यानी Q1/5। यहां से क्या निकलेगा बताओ, Q1/5 इज इक्वल टू Q2/2। एग्रीड? यस तो आ गया Q1 Q2 का रेशियो। आ गया? यस सर लास्ट ईयर एडवांस में आया था ऐसे क्वेश्चन, था ना? संप्रीत बताएगा। यस सर लास्ट ईयर, ओके ओके, यू आर गिविंग दिस ईयर, लास्ट ईयर इन एडवांस पेपर इससे एक क्वेश्चन आया था, सॉलिड एंगल से रेशियो निकालने के लिए। बुक्स में नहीं मिलेगा, बता रहा हूं, बुक्स में नहीं मिलेगा, सीधे एग्जाम में ही मिलता है। समझ गए मैंने क्या किया है? इसको याद रखोगे? Sir, it's the same question from Croto, right? Croto has one of the version of this question. Yes, sir. Yes. What I am going to take is a broader version of that question. 5:15 हो चुका है, मैं फिर से खत्म नहीं कर पाया। इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे। अगर चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट सॉलिड एंगल इज सेम। अगर चार्ज सेम होगा, चार्ज डबल होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन को डबल कर दो या सॉलिड एंगल को हाफ कर दो। अगर चार्ज को डबल करना है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये डबल कर दो, ये सेम रखो, या फिर इसको सेम रखो, इसको हाफ कर दो। एग्रीड ना? Yes. पहले इसको लिखो। बेसिकली मुझे ये करना चाहिए था, मुझे इसका सरफेस एरिया लेना चाहिए था, इस स्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया, और मुझे इसका भी सरफेस एरिया लेना चाहिए था। बट चूंकि सरफेस एरिया मैंने रेडियस सेम रखा है, दोनों का रेडियस सेम रखा है, इसीलिए मैं सिर्फ सरफेस एरिया में रेडियस कॉमन है, तो मैंने सिर्फ सॉलिड एंगल से काम चला लिया, क्योंकि सॉलिड एंगल को रेडियस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे एरिया आता है। सॉलिड जिस तरह से आर्क लेंथ होता है रेडियस इंटू थीटा, उसी तरह से एरिया जो है डीए, ये होता है रेडियस स्क्वायर इंटू सॉलिड एंगल। खैर जो भी है, इसको पहले लिख लो तुम, उसके बाद मैं तुम्हें, अगर मैं यहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी सेम ना रखूं, हर बुक में सेम रखा है बट जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 5 फील्ड लाइन शो कर रहा हूँ 37 डिग्री के कोण में, और मैं यहाँ पर 60 डिग्री के कोण में शो कर रहा हूँ कितना लाइन, 3 लाइन, तो मैं लिखूंगा Q1/Q2 इज इक्वल टू N1/N2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 1 माइनस कॉस थीटा 1। तो उस केस में आएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू N1/N2 मीन्स 5/3 1 minus cos theta 2 60 degree by 1 minus cos theta 1 means 37 degree. That is equal to 5/3 times of 1/2 by this is 4/5 1/5, and that is equal to 25/6.
सही ना? Yes. अब देखो, अब जो मैं क्वेश्चन पूछ जो है जिसके सबसेट में क्रोटो है, क्वेश्चन क्या है समझो। तुमसे मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पर एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है Q1 और यहां एक चार्ज है Q2। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, दिया हुआ ये 60 डिग्री पे निकला और ये जो यहां टर्मिनेट किया तो ये 90 डिग्री बना रहा था। टेंजेंट यहां पे क्या बना रहा था? 90 डिग्री बना रहा था। सबसे पहले ये बताओ Q1 Q2 का साइन बताओ, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? Q1 और Q2 में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? Q1 पॉजिटिव और Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव। सेकेंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2 इन मैग्नीट्यूड? तो मैं देखो यहां पे मैंने 3 लाइन दिखाए हैं, कौन से कोण में? 60 डिग्री के कोण में दिखाए ना। यहां मैंने 3 लाइन दिखाए हैं 60 डिग्री के कोण में, और यहां मैंने वही 3 लाइन दिखाए हैं 90 डिग्री के कोण में। सही है? तो मैं यहां लिख रहा हूं Q1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 is Q2 into 1 minus cos theta 2. So Q1 into 1 minus cos 60 degree is Q2 into 1 minus cos 90 degree. Cos 90 होता है 0, ये होता है 1 by 2. So Q1 by 2 is equal to Q2. So Q1 is equal to 2Q2. सही है? In magnitude. सही है? yes थर्ड, यहां से एक ऐसा लाइन होगा, अंतिम लाइन जो इस पे टर्मिनेट करेगा, उसके बाद के सारे फील्ड लाइन याद रखना। यहां से किस एंगल अल्फा मैक्स पे वो अंतिम फील्ड लाइन यहां से जो निकलेगा, जो इसमें टर्मिनेट करेगा, उसके ऊपर का कोई भी कहां जाएगा? इनफाइनाइट पे। उसके ऊपर का कहां जाएगा? इनफाइनाइट पे। याद रखना। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट एंड्स हियर। फाइंड मैक्सिमम एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम Q1 दैट एंड्स एट Q2। तो अब क्या करेंगे? अब क्या चीज? 90 डिग्री आता है। taking theta 2 equals to 180. हाँ, आई वुड टेक थीटा 1 एज अल्फा मैक्स एंड थीटा 2 एज 180 डिग्री। देखो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया बताओ? ये 90 था ना, पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 180। यहां क्या डाल देंगे बताओ? यहां थीटा 1 दे देंगे अल्फा मैक्स और थीटा 2 दे देंगे 180 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं? yes थीटा 1 डाल रहा हूं मैं अल्फा मैक्स, सो Q1 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा मैक्स इज इक्वल टू Q2 इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। क्योंकि 180 से ज्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है, सिमेट्री है ना। तो क्या होगा बताओ? और तुम Q1 बाई Q2 निकाल चुके हो। तुम Q1 बाई Q2 तुम इसको कैंसिल कर दोगे, कितने से कैंसिल हो जाएगा? Q1 इक्वल टू यहां जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा मैक्स इज इक्वल टू 1। सो अल्फा मैक्स इज व्हाट? 60 डिग्री। सही है? sir 1 minus of minus 1 1 माइनस ऑफ minus 1 cos 180 is minus 1 हाँ दैट इज 2। हाँ दैट इज 2। अच्छा 2, यस यस, दिस एंड दिस कैंसिल, अल्फा मैक्स। सो
अल्फा मैक्स 90 डिग्री ना, 90 ना, Yes, sir. हाँ 1 and 1 is cancelled, cos अल्फा मैक्स इज 0, अल्फा मैक्स इज 90 डिग्री, एग्रीड। हाँ, sir. अब ये बताओ, जब तुम इनफाइनाइट पे जाके देखोगे तो फील्ड लाइन कैसा दिखेगा, इस कॉम्बिनेशन का फील्ड लाइन इनफाइनाइट पे कैसा दिखेगा। जब तुम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे खूब इनफाइनाइट से देखो तो तुमको क्या ये दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जब तुम इसको बहुत दूर से देखोगे दो चार्ज को, तो क्या दोनों चार्ज तुमको एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा। हाँ, sir. कितना लगेगा, Q1 माइनस Q2। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड लाइन वही होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड लाइन वही होगा जो किसके कारण होता, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट इंफिनिटी रिजेंबल्स Q1 माइनस Q2 का फील्ड लाइन। सही है। Yes, sir. अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जितना फील्ड लाइन यहां से निकलेगा उसका हाफ, जितना फील्ड लाइन यहां से निकलेगा उसका हाफ यहां पे टर्मिनेट करेगा और हाफ इंफिनिटी पे जाएगा। सही बोल रहा हूं। That's like 1 feet. जितना फील्ड लाइन Q1 से निकलेगा, जितना फील्ड लाइन Q1 से निकलेगा उसका 50% फील्ड लाइन Q2 पे टर्मिनेट करेगा और बाकी 50% इनफाइनाइट पे टर्मिनेट करेगा। अगर मैं यहां पे फील्ड लाइन दिखा रहा हूं, अगर मैं यहां पर फील्ड लाइन दिखा रहा हूं x, तो यहां कितना दिखाऊंगा, x/2। अगर मैं, क्योंकि यहां पे फील्ड, ये चार्ज कितना है, ये चार्ज क्या है, अगर ये q है, अगर ये माइनस q है तो ये 2q है, तो जितना फील्ड लाइन मैं यहां पे टोटल दिखाऊंगा किसी r रेडियस पे, जितना फील्ड लाइन मैं यहां दिखाऊंगा उसका हाफ यहां दिखाऊंगा ना। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अगर 10 फील्ड लाइन निकले, 10 फील्ड लाइन, उसमें 10 में से 5 को तो यहां टर्मिनेट करना है, बट बाकी 5 को कहां कराओगे टर्मिनेट, इनफाइनाइट पे ना। हाँ, sir. तो कहने का मतलब बिकॉज Q1/Q2 का रेशियो 1/2 है, इसका मतलब है Q1/Q2 जो है 2 है, हम कह सकते हैं हाफ ऑफ फील्ड लाइंस, हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 terminate at Q2 and rest half at infinity। इसको लिख लो और क्विट कर लो, इसको लिख लो और क्विट कर लो भाई, कल देखेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ऑब्वियस है, यहां से फील्ड लाइन निकल रहा है, यहां टर्मिनेट कर रहा है। Q1/Q2 का मॉड निकालने का तरीका क्या है, सेम फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, 3 फील्ड लाइन यहां लिए और 3 फील्ड लाइन यहां लिए। ये जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण है और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री Q1/Q2 का रेशियो निकल गया। तीसरा, मैक्सिमम एंगल यहां से कौन सा जो है निकलेगा जो यहाँ टर्मिनेट करेगा, तो उसके लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू डाल देता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 180, इसका क्या होगा अल्फा मैक्स, उसको डाल के निकाल लेते हैं। Q1/Q2 का रेशियो पता है। उसके बाद इनफाइनाइट पे ये दोनों दिखेगा कैसा, जब तुम बहुत दूर से किसी दो चीज को देखते हो तो दोनों बहुत धुंधला दिखता है, वो तो एक दिखेगा क्या पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, जिसका टोटल चार्ज होगा Q1/Q2, Q1/Q2। इन्फिनिटी पे फील्ड लाइन रिजेंबल करेगा, सिमिलर टू होगा फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q1/Q2 प्लेस्ड समवेयर हियर, Q1/Q2, Q1/Q2 का फील्ड लाइन दिखेगा। और क्या था, और था कि क्योंकि यहाँ पे तुमको चार्ज डबल है, चार्ज डबल है, तो तुम यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन डबल दिखाओगे, उसमें से हाफ को तो यहाँ टर्मिनेट करोगे, हाफ को इन्फिनिटी पे ले जाना पड़ेगा। इसको लिख लो,
और क्विट कर लो।